असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को मेरा प्रेम प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम पंजाब अंबाला में सबसे पहले उठे स्वातंत्र युद्ध की आग के बारे में विस्तार से हम जानने की अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आगे जो मैं कह रहा हूँ ना, उसको थोड़ा सा अलग चश्मा लगा के आप जरा सुनने की कोशिश करो। मित्रों, इस पूरे पंजाब में जो उठी आग है वो ठंडा करने में कहा जाता है प्रमुख था ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस के बारे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कहने में कि जॉन लॉरेंस एक बेहतरीन अधिकारी था जिसको राज करना आता था। अनसन भी अच्छा था, अच्छा जनरल था, लेकिन अनसन का प्रॉब्लम ये था, अनसन अभी अभी मार्च 57 में ही डिपोर्ट करके अंबाला आया हुआ था। ब्रिटिश इतिहासकार तो ये जो दो भाई है, जॉन लॉरेंस और हेनरी लॉरेंस, जॉन तो पंजाब में था, हेनरी लखनऊ में था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये जॉन और हेनरी को बहुत ज़्यादा महिमामंडित करते हैं सभी ये ब्रिटिश इतिहासकार प्रमुखता से। कनिंग था, हैवलॉक था, नील था, पीटरसन था, इससे इससे ज़्यादा महिमा मंडन ये लॉरेंस बंधुओं का किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि जॉन उस वक्त पंजाब में सर्वसर्वा था। और लेकिन मित्रों, अब मैंने कहा ना वो कि चश्मा आप बदल के देखो, तो अब सुनो, इस विद्रोह का में जो कहानी है ना, ये इस विद्रोह का किरदार, मेन किरदार है सुन्नी पंजाब का अहमद खराल। अब ये हमारे इधर के जो भांड वामपंथी है ना, ब्रिटिश इतिहासकार जितने भी हुए हैं, आंखें बंद करके उनको फॉलो करने वाले, ये हमारे कथाकार, मैं इनको इतिहासकार कहता ही नहीं हूँ, ये रामचंद्र गुहा हो गया, रोमिला थापर हो गया, इरफान हबीब हो गया, उसका बाप था मोहम्मद हबीब, जो हमारे चच्चा का कुछ इतिहास का शायद टीचर कहना गलत होगा, सलाहकार कह लो। जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमारा चच्चा लिख रहा था तो उस वक्त ये मोहम्मद हबीब उसके पास उसके सलाहकार के तौर पे था। तो ये मोहम्मद हबीब और इसका बेटा इरफान हबीब, ये इरफान हबीब को आपने गत 9-10 साल में मुंह में उसके दही जम गया है, तो वो अभी बोल नहीं रहा है, चुप बैठा है। वैसे मैंने मित्रों अभी अभी 10 गाली ऑलरेडी इन सभी वामपंथी को दे दी है। आप आंखें बंद कर लो, आपको भी सुनाई देगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन कथाकारों ने, अब जितने भी आप पाठ्य पुस्तक ले लो, आर्टिकल्स ले लो, पेपर में कोई आता ये आता है, आर्टिकल आता है तो वो पढ़ लो। 1857 के युद्ध का जब विश्लेषण कोई लेखक करता है तो वो कभी भी सुन्नी पंजाब और सिक्खी पंजाब को बांट कर ये नहीं कहता। वो क्या कहता है, पंजाब में विद्रोह हुआ, लेकिन वो विद्रोह तो अल्पजीवी ठहराया गया या कर दिया गया।
जॉन लॉरेंस कमिंस वगैरह लोगों ने बहुत खूबसूरती से जनता का साथ लेके इस विद्रोह को निपटाया। ये भाषा होती है। अब सतही तौर पे हम भी सोचते हैं पढ़ने के बाद, हाँ भाई चलो ठीक है, ये तो सच्चाई है, इसको कौन नकार सकता है। हाँ, अम्बाला हुआ, जालंधर हुआ, रोपड़ हुआ, अमृतसर हुआ, ये वगैरह नाम तो हम लेते हैं, सभी जगह तो थोड़े बहुत विद्रोह विद्रोह तो शुरू हो गया था। लेकिन मित्रों, पंजाब के सुन्नी मोमिन पंजाब के किसी शहर का नाम आपने सुना है जो 1857 में हमारे स्वातंत्र युद्ध में शामिल था? सियालकोट पेशावर कहाँ आता है आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुल्तान भी बॉर्डर पे आता है, उसे भी छोड़ दो, और वो भी मुल्तान, वो तो अलग फिर एपिसोड करना पड़ेगा मुल्तान पे, सिर्फ मुल्तान पे। लेकिन आप ये सोच के देखो, अलग चश्मे से आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि ये खेल क्या इन्होंने 1947 के बाद किया है। जहां उनको चाहिए पाकिस्तान इंडिया एक कर देते हैं, है ना, और जहां चाहिए वहां पे बिल्कुल आराम से पाकिस्तान के पंजाब को, अब जो भी पाकिस्तान का है वो निकाल देते हैं और सिर्फ भारत की बात करते हैं। वैसे जाते जाते बता दूं, एक वाक्य में बताता हूं, विषांतर नहीं करूंगा। पता है मुल्तान क्यों बचा रहा? मुल्तान इसलिए बचा रहा, बापा रावल और बाकी जो हमारे सांगा बिंगा थे, क्योंकि मुल्तान में जब रजपूत हमला करने आते थे ना, तो ये मुल्तान का जो मुल्ला था, सुल्तान, वो हमेशा एक धमकी जरूर देता था कि भाई अगर मुल्तान पे आप हमला करोगे तो मैं यहाँ आपका जो बहुत बड़ा सा सूर्य मंदिर है, वो सूर्य मंदिर मैं जमी दोस्त करूँगा। ये धमकी देता था, और सूर्य मंदिर को बचाने के लिए हमारे राजपूत राजा मुल्तान पे उन्होंने कभी भी नहीं हमला किया। आगे बढ़ते हैं। हमारे महान पराक्रमी सिख गुरुओं ने जो आत्म बलिदान दिया है, लेकिन आत्म बलिदान देते हुए भी उन्होंने एक नया दर्शन हम हिंदुओं को दिया। दशम गुरु जी ने तो आत्म सम्मान और बल भी हमारे हिंदुओं को दिया। जीवन का एक अंतिम लक्ष्य उन्होंने दिया। लेकिन हमारे परम प्रिय दशम गुरुजी को उन्होंने क्या किया? भाई गुरुजी को भी इन हराम जादों ने, हाँ गाली दे रहा हूँ, हराम में पैदा होने वाले को हरामी कहेंगे, उसमें उसको क्या कहेंगे? हाँ, ऋषिकुल का कहेंगे, क्या कहेंगे? हराम में पैदे, मैक्सिमम तो हराम में पैदे होते हैं भाई, पता ही नहीं चलता। 8-10 बीवियां तो हर एक की थी, हर एक सूफियों की 8-10 बीवियां थी, पता ही नहीं है कौन सी बीवी से कौन सा बच्चा पैदा हुआ है, या फिर मेरा ही है या कोई क्योंकि हरम में तो पहरेदार भी होते थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दशम गुरु जी को भी इन पठान सुअरों ने, दो थे, उसके बारे में मैंने, आप जाके मेरा प्लेलिस्ट चेक करो, आपको पूरी की पूरी डिटेल स्टोरी मैंने बताई है। उन्होंने छल से गुरुजी को मारा है। बाद में फिर रंजीत सिंह जी आए। रंजीत सिंह ने इन पंजाबी सूफी और सुन्नियों को नंगा करके उनको जो शलवार पहनाई है ना, उसकी मिसाल दूसरी कोई नहीं है इतिहास में। ऐसी हमारी परम प्रतापी सनातनी सिक्खी कौम जो लगातार अपना आत्म बलिदान लेके मुगलों से लड़ती चली आ रही है। भाई 1840 में तो अंग्रेजों से भी तो लड़े थे ये लोग। अब वो भला 10-15-17 साल के बाद 1857 के मई को अचानक सल्तनते हिंद इस्लामी भांड, वो भी सूफी कवि बुढ़ा बहादुर शाह जफर 62 साल का, इसके सामने पंजाबी मत्था टेकेंगे? क्यों क्यों टेकेंगे भाई? मती मारी गई क्या उनकी? हाँ, और ऊपर से गजवाए हिंद दारुल इस्लाम अल्लाह अकबर का नारा रावलपिंडी, ठट्टा, लाहौर, लाहौर तक वो नारा घूम रहा था, क्योंकि इनिशिएटिव
इस सूफी मुल्ले ने लिया था, और वो भी पंजाबी सुन्नी था। बात को समझो मित्रों, ये है अतीत। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट यही होगा जो 1857 में हो गया। लाहौर में जरूर दंगा हुआ है, क्योंकि लाहौर में 40% हिंदू था, लेकिन 40% हिंदू के हाथ में 80% से ज्यादा लाहौर का पूरा मार्केट का पैसा हिंदुओं के हाथ में था। तो हिंदुओं के दबाव में कुछ छोटे मोटे दंगे इन मोमिनों ने किए होंगे तो किए होंगे। हाँ, सारे अमीर हिंद पर लाहौर का आप इतिहास देखो, सारे अमीर रंजीत सिंह जी के बाद सारे अमीर जो लाहौर में थे वो हमारे पंजाबी सिख और हिंदू थे। भाई रिसेंटली अब 1992 का जो हमने वो बाबरी को जमींदोस्त कर दिया, बाबरी ढांचे को, उसका इतिहास अब हम भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते। वही तो हुआ, रंजीत सिंह जी ने अभी अभी सारे मोमिनों का भरता बना के कूड़े में उनको फेंक दिया था। बालाकोट में जो मारकाट की है ना, 80,000 मोमिन जमा किए थे। चलो फिर विषयांतर होगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये अहमद खराल भी एक सूफी कवि था जो विद्रोह पे उतर आया था, लेकिन भारत माता के लिए नहीं आया था। ये तो दारुल इस्लाम और गजवाए हिंद करने के लिए आया था। इसने सोचा था कि भाई यहाँ से पूरा का पूरी जो मुस्लिम कौम है, उम्मियत है ना उनकी, उम्मियत, वो उम्मियत अगर बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल के जो हमारे मोमिन हैं, हाँ, भोपाल का मोमिन है, दक्षिण कर्नाटका का जो मोमिन है, वो अगर साथ आए तो ये गुलाम हिंदुओं को तो दूसरा चारा ही नहीं है, हमको सपोर्ट करेंगे। हमको सपोर्ट करने के बाद हम पूरे हिंदुस्तान को इस्लामी दारुल इस्लाम बना देंगे। ये सोच थी। अब अगर अहमद ये खराल के बारे में अगर बोलना शुरू कर दूं तो 2 एपिसोड यहीं निकल जाते हैं। हाँ, मैं तो मित्रों सच मानो, अंबाला शहर का इतिहास जो 15-16 मिनट में मैं खत्म करने वाला था, जैसा कागज लेके मैं बैठ गया, पंजाब का नाम पहले पहले पंक्ति में लिख आया। हाँ, गुरदासपुर और अमृतसर के पंजाब को हम लोग भूल सकते हैं क्या? ये लोग जरूर भूलते हैं। पटियाला के राजा के किस्से यूट्यूब पे उछल उछल कर बड़े चाव से हम सुनते हैं। हाँ, बहुत बड़े चाव से सुनते हैं, टाइम पास होता है ना, हमारा भी। पता नहीं उस वीडियो को कितने मिलियन ने देखा है, बड़े चाव से कि भाई पटियाला का राजा, उसका फोटो, उसकी बीविया, उसका स्विमिंग पूल। अरे हाँ, कभी इस नालायक दरिंदे अहमद खराल के बारे में नाम सुना है आपने? उसको गाली दी है? हाँ, आपके मन में पीड़ा हुई है कि बहादुर शाह जफर ये बुढ़ा अपनी हकीम के साथ पंजाब में शांतता प्रदान करने के लिए अंग्रेजों की क्यों मदद कर रहा था? इसका इतिहास जानने की हमने कोशिश की है। अच्छा, बहादुर शाह और हकीम, उसका एक हकीम था, वो तो पंजाब में अंग्रेजों की उन्होंने मदद की, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि भाई साहब ये कौन सा पंजाब उन्होंने तुरंत शांत किया और क्यों किया? क्योंकि इसने फिर से एक बार बहादुर शाह जफर ने ताज पहना था। बल्कि मैं ये कहूँगा हमारे मीरत के अति उत्साही जो सैनिक थे ना, उन्होंने उसको पकड़ के बाहर लाके वो चांदी का जो उसका सिंहासन था उसके ऊपर ताज पहना के इस बुड्ढे को बिठा दिया था। तो जब ये सल्तनत हिंद हो गया तो उसका उम्मियत का हवाला देते हुए उसने सुन्नी पंजाब को शांत कर दिया था। हाँ, आता ये बात ठीक है कि सुन्नी पंजाब और हमारे पंजाब में ये जो लगी हुई आग थी ये बुझ तो नहीं गई थी। हाँ हाँ, ये लोक सहभाग जो होता है
वो ना के बराबर था। हमको समझ में आती है कि हमारे जो पंजाबी है, हमारा जो पंजाब है, उनमें स्थानिकों का सहभाग क्यों कम था। क्योंकि मैंने ऊपर ऐसे बताया कि जिनके साथ मेरी पुश्तें लड़ी हैं, उनके सामने मत्था टेकने का काम ये स्वाभिमानी आत्मसम्मान वाली कौम बिल्कुल कोई नहीं करेगा। और उसके इन्होंने क्या गलती की, वो गलती मैंने पहले ही बता दी थी कि नाना साहब ने ये गलती की कि बजाय इसके कि खुद को नेतृत्व में, खुद का नाम नेतृत्व के लिस्ट में सबसे पहले ऊपर रखते, इसने बहादुर शाह जफर को नेतृत्व सौंप दिया। यही गलती हुई। बाद में फिर जो भी कांड किया वो पंजाब में पलटनों ने किया, क्योंकि पलटन वाले जो सैनिक थे ना, वो पूरे भारतवर्ष के थे, ना कि वो सिर्फ पंजाब के थे। वो सभी राज्यों से पलटन में आ गए थे। तो जितनी भी पलटनें पंजाब में थी, वो पलटनों में जरूर विद्रोह हुआ है। लेकिन वो तो पता ही है आपको, अगर लोगों का आपको सपोर्ट नहीं है तो आपको ठंडा करने में रियासत को या हुकूमत को कितना देर लगता है। यही हो गया था। चलो, अब मैं विषय पे वापस आ रहा हूं, अंबाला पे। लेकिन ये असली चीज आपको बताना जरूरी था, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये विश्लेषण मैंने कहीं कहीं भी पढ़ा नहीं है। थोड़ा ठंडा हो जाता हूं। हाँ चलो, जनवरी 1857 की दास्तान, चलो सुनते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि हमारे प्यारे जो कौन था, श्याम सिंह था ना, ये श्याम सिंह ने तो गद्दारी कर ली थी कि, और सब योजना जो है वो बता दी थी। लेकिन तब तक सैनिकों ने अंबाला में तबाही मचाना शुरू कर दी थी। एक लिस्ट है, बस आप सुनते जाओ। 26 मार्च 28वीं इन्फेंट्री और 36वीं इन्फेंट्री के डेपों में उन्होंने आग लगा दी। उसका सूबेदार था हरबंस सिंह। उसके घर में आग लगा दी। 13 अप्रैल को पूरे डेपो ही पूरा का पूरा जला डाला। 15 अप्रैल को 60वीं रेजिमेंट में अपने राइडिंग मास्टर बाउचर के घर आग लगा दी, और उसके पूरे 2 उसके गोरे नौकर थे, उनको भी जला के राख कर दिया। 16 अप्रैल को पूरा का पूरा बंदूक डेपो इन्होंने अंबाला का लूट लिया। 17 अप्रैल को 15 रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट व्हिटिंग का पूरा बंगला उसको जला डाला, और उसका अस्तबल भी जल गया। वहीं उसी दिन लेफ्टिनेंट वॉकर का एक अस्तबल था, उसके 7 घोड़े थे, 7 घोड़े निकाल के पूरा अस्तबल इन्होंने जला के खाक कर दिया। 19 को उनके पास जब्त किया वो जो अब असला था, बम थे, तोप थी। तब एक तोप तो इनके डेपो में ही थी, तो वो तो उनके पास ही थी। तो वो तोप से इन्होंने 19 अप्रैल को कहर बरपाया। लेफ्टिनेंट क्रेग का घर, रॉस कॉफील्ड का घर, दोनों घर जला के राख कर दिए, तथा उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने का काम भी हमारे स्वातंत्र्य सैनिकों ने किया है। डबल लाइन में इसके नीचे लगाऊंगा, पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं हुआ है कि शत्रु के महिला और बच्चों को बाहर निकाल के सुरक्षित पहुंचाओ। हमारे सैनिकों ने किया, लेकिन उनका घर पूरा जला के खाक कर दिया। तीसरी रेजिमेंट के तब से जुड़े एक गोरे अधिकारी थे, हाँ, वो डेपो से जुड़े थे। तो ये डेपो के अंदर तीसरी रेजिमेंट घुस गई और गोरे अधिकारी पे इन्होंने हमला करके उसको मार डाला। आते आते 20 अप्रैल आ गया। 20 अप्रैल को यही तीसरी रेजिमेंट के एक सूबेदार थे, शिवनारायण सिंह। अब शिवनारायण सिंह गद्दार निकला, तो उसके घर पे भी इन्होंने हमला किया, जम के गोलीबारी की। इसमें शिवनारायण सिंह मारा गया। शिवनारायण सिंह के एक जमादार और हवालदार भी था, जिन्होंने गोरों की गुलामी को स्वीकार किया था, उनके भी घर में इन लोगों ने आग लगा दी। 21 अप्रैल को ऐसे 8 घर तथा 60वीं रेजिमेंट की पूरी जो बराक थी, ये एट ए टाइम इन्होंने जला के राख कर दी। अच्छा, ये जला के
ये नारा लगाते, ये जुलूस नहीं निकालते थे रोड पे, ये तुरंत वहां से गायब हो जाते थे। 21 अप्रैल को इन्फेंट्री की एक मेस थी और एक शिपयार्ड था, नहीं अब ये कह लो डेपो ही कह लो। तो इन्फेंट्री की मेस और डेपो, इनको भी भाई लोगों ने आग लगा दी। आ गया 22 अप्रैल को पूरी ब्रिटिश इन्फेंट्री की जो बराकी थी वो उन्होंने खाक कर दी। वो बहुत बड़ी थी, कहते हैं 12 से 15 एकड़ पे ये फैली हुई थी, क्योंकि इन्फेंट्री लोगों की बराकी थी। 23 को कैप्टन सैंडर्स के घर इन्होंने आग लगा दी। 25 को बैंड मास्टर का घर, गवर्नर जनरल की रेजिमेंटल संपत्ति जो थी वो जला दी। मई को गद्दार शिव, ये श्याम सिंह जो था ना, और ये उसके साथ एक था बिजनाथ, ये दोनों का घर अग्नि के हवाले इन लोगों ने कर दिया। ऐसी और सारी में कम से कम 22 घटनाएं इन्होंने मात्र अप्रैल में की। तो इसलिए मैंने कहा कि अंबाला शहर में हमारे राष्ट्रवीरों ने तबाही मचा दी थी। और इससे क्या हुआ, पकड़ा तो एक भी नहीं गया, इससे हमारे वीर जरा ज्यादा अधीर हो गए। हाँ, उनके जो स्थानिक नेता थे, अब नेता का नाम मुझे नहीं मालूम, नेताओं ने वहां तय कर लिया कि 31 तारीख तो अब बहुत बहुत दूर दिखाई दे रही है, जल्द से जल्द सब लाल करना चाहिए। उनके सामने आया लेफ्टिनेंट मैशम। 4 मई को ये हमारे राष्ट्रवीर मैशम के घर घुसे। मैशम अकेला वहां पे उन्होंने पाया, क्योंकि मैशम ने अपना परिवार ऑलरेडी शिमला भेज दिया था। अब हमारे राष्ट्रवीरों ने मैशम को पकड़ लिया। मैशम को पकड़ के, मैशम तो डरा हुआ था। मैशम को देख के हमारा वो राष्ट्रवीरों का कोई नेता होगा, नेता ने कहा कि भाई मैशम देख, हमारी और तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तू तो है गनीम, तू है फिरंगी, तो तू हमारा हो गया शत्रु। हाँ, तो तुझे तो मरना ही पड़ेगा। डरा हुआ मैशम उसके पैरों में पड़ गया, गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि बेशक आप मुझे तुरंत मार सकते हो, लेकिन मुझे जैसे गरीब को मार के आपको भाई क्या मिलेगा बताओ। मुझे मार डालोगे, कोई दूसरा मेरी जगह आ जाएगा। मैं तो यहां तुम्हारी ही तरह नौकरी करने आया हूं। आपका पूरा जो विरोध है वो राज सत्ता से है, मैं तो खाली नौकरदार हूं। मेरी विनती है, आप मानो, आप मुझे छोड़ दो। अब जैसे ही ऐसा गिड़गिड़ाना शुरू किया तो सनातनी हिंदू के आंखों में पानी आना स्वाभाविक है, क्या करें। जैसे मैशम गिड़गिड़ाने लगा और वो बात हमारे नेताओं को, उस राष्ट्रवीर का जो नेता था उसके सामने, उसको भाग गई। उसके आंख में पानी आ गया, पिघल गया पूरा। अब क्या करता वो, उसने बात ही ऐसी छेड़ दी कि भाई मैं सामान्य तेरी तरह हूं। हाँ, तू नौकरी करता है, मैं भी नौकरी करता हूं। वो मुझे हमारे सावरकर जी की के शब्द याद आ गए, सद्गुण विकृति, कलियुग की सद्गुण विकृति क्या है, सहिष्णुता, माफी, दयानामा। हाँ, माफी करने जैसा पुण्य कर्म संसार में और कोई नहीं है, हे अर्जुन। तो क्या फिर हो गया, छोड़ दिया मैशम को। मैशम का बाद में सुनो, अब ये सैडिस्टिक हंसना है ना, ये दर्द है, इधर अंदर होता है, सबको होता है, मेरे जैसा आपको भी होता होगा। हाँ, मैशम को इन्होंने छोड़ दिया। मैशम को छोड़ने के बाद मैशम दौड़ते 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 भागते कमांडर लॉरेंस के पास पहुंचा। उसको पूरा घटनाक्रम बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। हेनरी लॉरेंस ने सब सुना और बड़े प्यार से उसके पास जो रेजिमेंट थी उसको मैदान में बुलाया। पहले उसके हथियार निकाले, उसको नंगा किया और फिर मैशम को सामने लाया और मैशम से पूछा कि भाई ढूंढ, अभी ये सामने तेरे रेजिमेंट है। मैशम देखने लगा कि भाई मेरे घर जो उद्दंड मचाने आए थे लोग, वो सैनिक कौन थे, इनमें से था या नहीं था। लेकिन अब मैशम का दुर्भाग्य कि भाई
वो जो सामने उसकी नंगी की हुई रेजिमेंट थी, इनमें से तो कोई भी नहीं था भाई। दोनों परेशान हो गए। मुंह लटका के मैशम निकल गया, मुंह लटका के जॉन निकल गया। सब सैनिकों को छोड़ना ही पड़ा क्योंकि कोई था ही नहीं। वो तीसरी रेजिमेंट वाले सैनिक थे। इनको बुला के दंगा किया। 9 मई को फिर दोहराऊंगा, 85 सैनिकों वाली वो घटना घटी। अब पूरी बराकी में 90 थे, 90 में से 85 ने कारतूस चबाने से इनकार कर दिया। पहले तो वो अंग्रेजी अफसर आया, अंग्रेजी अफसर ने उसको समझाने की कोशिश की कि भाई मत तोड़ो, दांत से मत तोड़ो, हाथ से तोड़ो, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं माने, उन्होंने इनकार किया। तो गोरों का नस्लवाद उभर के बाहर आ गया। उनको निर्वस्त्र करके, 85 हमारे सैनिकों को निर्वस्त्र करके उन्होंने बंदी बना के परेड ग्राउंड पे लाया, उनको नंगा कर दिया। हाँ, और उनकी नंगाई करते हुए सब बाकी के जितने थे ना, सबको उनके अगल बगल में खड़ा कर दिया गोल करके। अब 5 ऐसे थे जिन्होंने हाँ कह दी थी, तो उनको तो पूरी आज़ादी थी, वो तो निकल गए थे वहां से। अब बाद में शाम को ये 5 सैनिक कुछ अपने अन्य साथीदार या परिवार वाले होंगे शायद, उनके साथ कुछ वही बाजार में वहां निकल गए थे। तो बाजार की महिलाओं ने उनको देखा। बाजार की महिला आग बबूला हो गई। उन्हें रोक कर उनको, इन 5 सैनिकों को जमकर कोसा, उन्हें निर्लज्ज कहा, नपुंसक कहा। उनसे सीधा मुंह पे कह दिया कि भाई अपने 85 भाइयों को बंदी बना के आप निर्लज्ज तरीके से बाजार में हंसते खेलते आप घूम कैसे सकते हो। कुछ महिलाएं आगे आई, उन्होंने अपनी चूड़ियां उनके हाथ में दी और उन सैनिकों से उन्होंने कहा, ये 1857 की बात कर रहा हूं मैं, चूड़ियां उनके हाथ में दी और उन सैनिकों को कहा, आपका ये काम नहीं है, घर पे बैठो, अब लड़ना हमारा काम है। अब इससे ये अपमान से तो गर्भ गलित हो गए सब। खुद पे शर्म तो पक्का आई हुई क्योंकि महिलाओं ने इनको पूरा शर्मसार नंगा कर दिया था। अब तिलमिलाए ये जो सैनिक थे, ये आग बबूला होके फिर अपनी बैरकी में दौड़े और उसके बाद उन्होंने जो कांड किया वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये अम्बाला वो 10 मई का इतवार जो है, सामान्य दिन है ना, सब संडे प्रेयर्स में बिजी थे। बताऊंगा कल डिटेल बताऊंगा। वंदे मातरम।